अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पे है और रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में मेनली हमने गैसेस एक्सचेंज और ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फ़िज़िकल फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। सो हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पे है। रेस्पिरेशन बेसिकली आपको पता है कि ये वो मैकेनिज़्म है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में आपको अंदाज़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि गैसेस एक्सचेंज होता है। आप इस पूरे दुनिया को अगर देखें तो इसमें लोग जनाब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जनाब ना एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं। अब हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि यार ऑक्सीजन की ज़रूरत किधर है और कार्बन डाइऑक्साइड को सिस्टम से बाहर क्यों निकाला जाता है, मतलब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसी के ऊपर बात करें तो हमें सबसे पहले ना इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो इस पूरी दुनिया में ना जो मेन प्रोसेस हैं वो दो हैं। ठीक है, उनमें से पहला है जनाब फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि सनलाइट आती है, वो प्लांट्स के पास आती है जनाब, और प्लांट्स इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला देते हैं और अल्टीमेटली लाइट को यूज़ करते हुए वो ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो बायोमोलिक्यूल है, ये चला जाता है एनिमल्स के पास। ये वो एनिमल्स खा जाते हैं। एनिमल्स को खा जाएं। मैं एक सादा सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जनाब ये फ्रूट है, उसमें कोई जनाब ना ग्लूकोज है और ग्लूकोज को किसी इंसान ने खा लिया है, जानवर ने खा लिया है। अब इस ग्लूकोज को इंसान के सेल तक पहुँचा दिया जाता है। ये एनिमल के सेल तक पहुँच गया है और जब ये एनिमल के सेल तक पहुँचा है तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है सेल के अंदर। मतलब ग्लूकोज को तोड़ने का अमल शुरू हो जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस के नाम से ही जाहिर है कि ये बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। अब अगर हम देखें कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम, उसको आप कहते हैं कि ये जनाब ना पायरूवेट बन गया। अगर आपने बायोएनर्जेटिक्स को किसी हद तक कंसंट्रेटेडली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जब एंड होती है तो ग्लूकोज टूटने के बाद जब तीन कार्बन वाले कंपोनेंट्स में वो कन्वर्ट होता है तो वो बेसिकली पायरूवेट होता है। इस पायरूवेट को आप सेल के पावर हाउस में भेज देते हैं जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। इस पायरूवेट की जनाब अली ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के रिज़ल्ट के अंदर जनाब एटीपी पैदा होती है, एटीपी बनता है। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या है कि सनलाइट थी, उसको कैप्चर किया प्लांट्स ने और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के उन्होंने इस एनर्जी को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर सेव किया। वो एनर्जी एनिमल्स के पास पहुंच गई। एनिमल्स ने वो जो मॉलिक्यूल थे वो अपने सेल को दे दिए। सेल ने उस कैप्चर्ड एनर्जी को दोबारा तोड़ने की कोशिश की, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किया। फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कुछ किसी हद तक जनाब ना एटीपी यहाँ पे भी बनती है, तो जो बाकी रह गई उसने माइटोकॉन्ड्रिया को भेज दिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रॉपरली उसकी ब्रेकडाउन की और काफ़ी हद तक ब्रेकडाउन करने के बाद जितनी भी उसके पास एनर्जी मौजूद थी उनमें से एटीपी की सूरत के अंदर निकाल ली। अब हमारे पास दो सवाल जनाब ना यहाँ पे पैदा होते हैं। नंबर 1 कि जनाब इस प्रोसेस की क्या ज़रूरत पड़ी है, एदा की मसला है, हमें गैसेस एक्सचेंज करने की क्यों ज़रूरत है। नंबर 2 कि यार एटीपी का क्या इतना बड़ा किरदार है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है वो बेसिकली दो किस्म की होती है। एक एनर्जी परमानेंट होती है। परमानेंट एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के जो परमानेंट होते हैं, मसलन ग्लूकोज,
कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये इनके पास परमानेंट तौर पर एनर्जी मौजूद है और इनको आप तोड़ के टेम्परेरी फॉर्म के अंदर एनर्जी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी एनर्जी की किस्म है उसको आप टेम्परेरी एनर्जी बोलते हैं। और ये जो टेम्परेरी एनर्जी है ये ATP है, ठीक है। मतलब ये बनेगी, इस्तेमाल हो जाएगी, दोबारा फिर बनेगी और इस्तेमाल होती रहेगी। ये टेम्परेरी सोर्स है और इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता है। और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसकी दो किस्में हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेरे ख्याल आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मसला ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो ATP की फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इसीलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्पिरेशन है वो भी बेसिकली दो किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, एक एक्सटर्नल है और एक सेलुलर है जो सेल के अंदर हो, ठीक है। जो तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मसलन ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज अकरिंग एक्चुअली इनसाइड द सेल। जो हम सेल के अंदर कहते हैं यार ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर वो पायरुवेट बना, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसमें से एनर्जी बनती है, जिसमें से ATP बनता है, जिसमें से ATP की प्रोडक्शन होती है, उसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दो किस्म की है। एक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तो आप कहते हैं कि जी एरोबिक रेस्पिरेशन है, और एक में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती तो आप उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और आप इस प्रोसेस का नाम रख देते हैं फर्मेंटेशन। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सबको याद रखना चाहिए कि जी ग्लाइकोलाइसिस का रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एरोबिक हो या एनारोबिक हो इसका कोई ताल्लुक नहीं। ग्लाइकोलाइसिस होनी ही होनी है। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा, वरना जो पायरुवेट होगा उसको एनारोबिकली ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको तोड़ा जाएगा और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जनाब ने एनर्जी बनाई जाएगी। और ये दो किस्म की होती है, आपको उम्मीद है कि पता होगी, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। अब उसके बाद बात हो गई हमारी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसके ऊपर। बेसिकली रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हमने जनाब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो कॉमन प्रोसेस है, जिसको सब बंदे जानते होंगे, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को उर्दू में आप सांस लेना बोलते हैं। और सांस लेना में इंसान के अंदर जनाब अली ये जो ब्रीदिंग है उसमें इसके दो प्रोसेस हैं। एक में आप जनाब ना इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की इनटेक होती है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को जनाब आप एक्सहेल करते हैं। अब हमें ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल क्यों करते हैं? जब मेटाबॉलिज्म होता है तो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। और ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ताकि हम माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, उससे मैक्सिमम एनर्जी बनाई जा सके। और ATP होगी तो हम जनाब अली हमारा जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चल सकेगा। मतलब हम सोच सकेंगे, हम चल सकेंगे, हम जाग सकेंगे, हम बोल सकेंगे, हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो हमारा जितना भी बॉडी का प्रोसेस है वो ATP के ऊपर ही चलता है, कैलोरीज के ऊपर ही चलता है। तो जितना ज़्यादा ATP इंसान के पास मौजूद होगा, जब ATP का लेवल 0 हो जाता है तो आप उस वक्त बोलते हैं कि जी अब रिगर मोर्टिस की कंडीशन पैदा हो गई है। तो हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि यार मुख्तलिफ़ किस्म के, और अब आप देखें अगर आप ज़ूलॉजी को कंसीडर करें, अब ज़ूलॉजी में बीइंग स्टूडेंट ऑफ एनिमल किंगडम, अब ज़ूलॉजी में बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो किस्म के हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मसला ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल मौजूद नहीं है जो कि गैसेस को एक्सचेंज ना करता हो, जिसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ना होता हो। कोई भी ऐसा नहीं है। सिंपलेस्ट होगा उसके अंदर भी और कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर भी,
गैसेस एक्सचेंज ज़रूर होता है। गैस एक्सचेंज कौन सा है? यदि आपने बॉडी में से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और माहौल में से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने माहौल को देना है, माहौल के पास भेजना है। अब ये बड़ा खूबसूरत मैकेनिज़्म है। देखें, अगर हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते तो वो हमें इन रिज़ल्ट जनाब यहाँ पे जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनती है वो भी नहीं देते, ठीक है। और अगर हम उनको ये वाली ऑक्सीजन उनको वो हमें नहीं देंगे, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे उनको तो वो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे। अगर वो हमें ऑक्सीजन नहीं देते तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा सारा प्रोसेस होगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से नेचर ने निज़ाम बनाया हुआ है। अब हम अगर आपने नोट किया हो, कभी सुना हो, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि इस प्रोसेस के लिए, गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए नेचर ने इन तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स जनाब ने दिए हैं। आपको उन स्ट्रक्चर्स में से अपने पास जो स्ट्रक्चर्स इंसानों के पास मौजूद हैं उसका तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि जी इंसान के पास लंग्स मौजूद हैं जो कि अल्लाह ने, नेचर ने हमें सांस लेने के लिए दिए हैं। फिशेस को देखें अगर आप तो उनके पास गिल्स मौजूद हैं जो कि उनको गैसेस एक्सचेंज करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप और ज़्यादा फिशेस को देखें तो मुख्तलिफ फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद है, स्विम ब्लैडर मौजूद है, और ये वाला स्विम ब्लैडर जो है जनाब गैसेस एक्सचेंज के अंदर उनकी हेल्प करता है। अगर आप इंसेक्ट को देखें तो उनके पास ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकियाई सिस्टम मौजूद है जो कि उनमें गैसेस एक्सचेंज को होने में मदद करता है। सो आज जो हमारी डिस्कशन है मेनली हमारा जो ये पहला लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि यार एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी के पास गिल्स हैं, किसी के पास लंग्स हैं, किसी के पास ट्रेकियल सिस्टम है, किसी के पास जनाब स्विम ब्लैडर है, और उन्होंने ऑक्सीजन को अपने पास लेके जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर ये एनर्जी का निज़ाम चलेगा, और अगर एनर्जी होगी तो ये जो सारे काम हैं ये सारे हो सकेंगे, वरना इंसान मर जाएगा या वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा अगर उसके पास एटीपी मौजूद नहीं होगा। तो फिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पूरे सिस्टम में गैस एक्सचेंज को हेल्प करते हैं। सो हमें बेसिकली आज वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं कि यार कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी वजह से जो सिस्टम है वो बड़ी स्मूथली चल रहा है। मेरा ख्याल आपको मेरी बात जो है ना वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स। which actually governs the gases exchange। फिजिकल फैक्टर्स के बारे में अब हमारी बात होगी जो कि एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। इससे पहले कि हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करें सो आपको 4 बातों का जनाब ना ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर 1, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होगी उसके लिए किसी गैस एक्सचेंज सरफेस का होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके पास कोई गैस एक्सचेंज सरफेस ज़रूर होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसके पास कोई सरफेस ही कोई ना हो और जनाब ना वहाँ से गैस एक्सचेंज हो। गैस एक्सचेंज सरफेस होगी तो उसमें 2 किस्म के प्रोसेसेस होंगे। नंबर 1, वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रोसेस होगा। मतलब गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ना वो बॉडी के अंदर और माहौल के अंदर डिफरेंट होगा, वेंटिलेशन होगी। नंबर 2, फिर परफ्यूजन का जनाब ना एक मैकेनिज़्म होगा। इसका मतलब ये है कि जो गैस बॉडी फ्लूइड के साथ अटैच हो जाएगी उसको पकड़ने वाला सिस्टम मौजूद होगा जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर असेमिलेट हो सकेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। दूसरा, गैसेस का मौजूद होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हमने ये स्टडी करना है कि यार ये इसमें गैसेस एक्सचेंज होती है तो उसके पास कोई ना कोई सरफेस मौजूद होनी चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और उसके पास फिर वेंटिलेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि यार कोई गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, ताकि एक गैस एक अपने ज़्यादा वाले कंसनट्रेटेड एरिया से कम वाले जहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन है वहाँ पर मूव कर सके। नंबर 2, उसके पास गैसेस होनी चाहिए। एटलीस्ट ऑक्सीजन मौजूद होगी तो गैसेस एक्सचेंज होगी ना। अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही ना हो तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो सकती है। नंबर 3, डिफ्यूजन का प्रोसेस होना चाहिए। डिफ्यूजन का प्रोसेस उसी वक्त तक मुमकिन है जब जो
कंसंट्रेशन है गैसेस की वो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों जगहों पर डिफरेंट है। अगर बॉडी के अंदर और बाहर डिफरेंट ही नहीं है, गैसेस की कंसंट्रेशन डिफरेंट ही नहीं है, तो फिर वो जो गैसेस हैं वो किस तरह जनाब ना मूव करेंगी। इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप एक्टिवली गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अबैंडन्ड, इस तरह गैसेस एक्सचेंज नहीं होती कि आप एक्टिवली जनाब ना गैसेस एक्सचेंज करना शुरू कर दें, एनर्जी को एक्सपेंड करें, उसके बाद जनाब ना आप चेंज करें। ये चार कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें हैं जो होंगी तो फिर गैसेस एक्सचेंज हो सकती है। मतलब अगर आप नोट करें तो आप सांस लेने के लिए जनाब ने एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, एटीपी यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, मगर गैसेस का डिफरेंस भी मौजूद है, आपके पास लंग्स भी मौजूद हैं, गैसेस डिफ्यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भी जाती हैं, गैसेस की डिफ्यूजन के लिए आप कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये वाला सारा जनाब ना जो चार एस्पेक्ट्स हैं जो वो हर रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़रूर मौजूद होने चाहिए। और अब हम इनके ऊपर अकेला अकेला करके बात करेंगे कि किस तरह जनाब अली ना ये सारे फैक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, अगर हम ये बात करें कि यार जो डिफ्यूजन है, जो गैसेस की जो पहला फैक्टर है जो वो डिफ्यूजन है, इसका प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये होती है। जो डिफ्यूजन है इज एक्चुअली ड्रिवन बाय कंसंट्रेशन डिफरेंस। मतलब गैसेस की एक माहौल से दूसरे माहौल के अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एक गैस एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करती है। अगर आप नोट करें कि कंसंट्रेशन आप किसको कहेंगे, कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन बेसिकली किसी भी सोल्यूट की अमाउंट है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जनाब ना उसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशनल चेंजेस आएंगी। अब आपके पास जनाब ना एक बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का सबको अंदाज़ा होगा, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जनाब ना आप प्रेशर को एनालाइज करते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन आप एक ग्लास ट्यूब वाला जो बैरोमीटर है उसको आप ज़्यादा करते हैं, जिसके एक एंड तो जनाब ना बिल्कुल क्लोज होता है, मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है ना वो फिल विद मरकरी मौजूद होता है, ये जनाब मौजूद होता है। अब अगर आप नोट करें, अब हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह डिफ्यूजन का जनाब ना मैकेनिज्म होगा और किस तरह ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना ये मेंटेन किया जाता है, और किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करती है। अगर आप नोट करें, बैरोमीटर जो अपनी रीडिंग देता है एट सी लेवल, वो जनाब अली अपनी रीडिंग देता है 760 mm Hg, ठीक है। ये बैरोमीट्रिक प्रेशर है एट सी लेवल, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो हमारे माहौल के अंदर तकरीबन 20.9%, ठीक है, इतनी है माहौल के अंदर। सो अगर हम देखें कि हम जिस लेवल के ऊपर रह रहे हैं तो वो 760 का आप यूँ कर लें 20.9% ऑफ 760 mmHg, इतना ज़्यादा प्रेशर जो होगा ना उस ये मेंटेन किया जाएगा। तो ये तकरीबन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतनी परसेंटेज के हिसाब से एट द सी लेवल हमें मिलता है, वो है 1.159 mmHg एट सी लेवल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो O2 है उसका माहौल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, बॉडी के अंदर उसका जनाब ना पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जो O2 है वो डिफ्यूज़ कर जाती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जनाब ना किसी किस्म की एनर्जी की, वो डिफ्यूज़ कर जाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इंटरनल इन्वायरमेंट, और आगे जनाब अली उसको पकड़ने वाली जो प्रोटीन्स हैं ना वो मौजूद हैं और अल्टीमेटली वो डिफ्यूज़ करके निकल जाती है। और ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के लिए। मेरे ख्याल आपको समझ आ गई बात की। नंबर 1
कि आपने एक तो डिफ्यूजन का प्रोसेस याद रखना है। डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मेंटेन की जाती है। ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है हमारे माहौल के अंदर, आपको पता होगा कि तकरीबन 21% ऑक्सीजन मौजूद है, और ये 21% ऑक्सीजन अगर आप सी लेवल के हिसाब से देखें तो इतना जो प्रेशर होगा, जो ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा एट 760 mmHg, वो तकरीबन 159 होगा। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसका जो प्रेशर है वो कम होता है, तो इसलिए माहौल से ऑक्सीजन अंदर की तरफ मूव करके जाती है ना कि। और अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का इतने बैरोमेट्रिक प्रेशर के ऊपर माहौल के अंदर प्रेशर कम होता है, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो माहौल में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं एट इन द कंपैरिजन कि हम माहौल से जो ऑक्सीजन है ना वो लेते हैं। मेरे ख्याल ये आपको पहला जो फैक्टर है ना उसकी समझ लग गई। नंबर जो 2 है वो भी अपने तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर 2 ये है कि जी जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व किया है तो जो एयर है उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा बने हैं, बिकॉज एयर इज अ बेटर मीडियम देन वाटर। अब अगर आप नोट करें कि ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बेसिकली एयर में ही है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्पायर एयर में ही करते हैं। ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से कि लाइफ जो है वो समंदर से ही बनी है, पानी से ही बनी है, मगर पानी में गैसेस एक्सचेंज की जो सरफेस है, गैसेस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो इतना कोई अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो लाइफ है उसने ये प्रेफर किया है कि जी वो पानी से निकल के ज़मीन के ऊपर आए, और हवा जो है ना वो कम अज़ कम गैसेस एक्सचेंज की सरफेस के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा अहम है और ईजी है। इसकी कुछ वजूहात हैं क्यों जनाब ना ऑक्सीजन ये जो एयर है वो वाटर से ज़्यादा बेटर है। नंबर 1, एक तो ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है इसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है जी। अब जो जिस जगह के ऊपर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है उसमें तो वहाँ पे जनाब अली प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और जो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन वो भी डिफरेंट होगी। तो अल्टीमेटली उसको ऑक्सीजन को निकालना एयर में से ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अगर हम देखें कि जी 1 लीटर पानी हो और 1 लीटर एयर हो, दोनों में ऑक्सीजन कितनी होगी? एक में तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर लेस देन 10 ml ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और 1 लीटर हवा के अंदर 200 ml ऑक्सीजन होती है। अब देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है अगर 1 लीटर होगा तो उसमें तकरीबन लेस देन 10 ml है, लेकिन अगर 1 लीटर हवा हो उसमें 200 ml ऑफ ऑक्सीजन है। तो हवा में से ऑक्सीजन को लेना पानी में से ऑक्सीजन लेने से कहीं ज़्यादा बेटर है। सो एक्चुअली एयर इज़ अ बेटर मीडियम फॉर द गैसेस एक्सचेंज। दूसरा जो इसकी रीज़न है कि जी जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करती है 8000 टाइम्स, डिफ्यूजेस 8000 टाइम्स मोर रैपिडली इन एयर। ऑक्सीजन डिफ्यूज बड़ी स्पीड से कर जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। तीसरी जो रीज़न है कि जो वाटर है जनाब वो तकरीबन 800 टाइम्स डेंसर मटेरियल है एज़ कम्पेयर टू एयर, और डेंसर मटेरियल से, डेंसर चीज़ से ऑक्सीजन को निकालना या किसी भी चीज़ को निकालना वो ज़्यादा औखा है। देन ये तकरीबन जो वाटर है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से विस्कस मटेरियल में से ऑक्सीजन को बाहर निकालना या किसी भी चीज़ को बाहर निकालना उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना ज़्यादा जनाब एयर में से निकालना है। सो ये दूसरा फिजिकल फैक्टर है। नंबर 1 वो द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके लिए किस तरह डिराइव की जाती है? कंसंट्रेशन डिफरेंस से। कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे आप चेक कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं? अब बैरोमीट्रिक प्रेशर जनाब ना अप्लाई करके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी इज एक्चुअली डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द प्रूव वन दैट एट सी लेवल द partial pressure, barometric pressure is 760 mmHg, but partial pressure of the oxygen is actually 20.9% of 760 mmHg, that is collectively labeled as
व्हेन वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द सी लेवल दैट विल बी 159 mmHg, और फिर ऑक्सीजन जो है ना वो इतने प्रेशर से अंदर की तरफ डिफ्यूज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डाउन जाना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे सांस लेने में हमें तंगी भी होती है। दूसरा जो फिजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, एयर का है कि जी एयर में से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी में नहीं है, तो पानी में से ऑक्सीजन निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एयर, क्योंकि एयर 8000 टाइम वहाँ पर ज़्यादा 8000 टाइम ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकती है, पानी 800 टाइम ज़्यादा डेंसर है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो एयर जो है ना वो काफ़ी हद तक बेटर मीडियम है। इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो जनाब ना एयर के अंदर रहें, और ये उनका जो सिलसिला है। नंबर 3 पे जो फिज़िकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो है जो टेम्परेचर है जी। टेम्परेचर बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उड़ जाएगी और वो निकल जाएगी, वो डिसोसिएट हो जाएगी। तो फिर राइजिंग एक्चुअली टेम्परेचर it actually make the difficult environment and congested environment और ऑक्सीजन डेफिशिएंट environment for the aquatic organisms। ये ख़ास तौर पे जो वाटर ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो बड़ा अगर ये राइज़ करता है तो ये बड़ा जनाब ना डेंजरस रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से आप कहते हैं कि वो गैसेस एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसी तरह अगर हम देखें कि जो थर्ड के बाद फोर्थ फैक्टर है वो अल्टीट्यूड है, ऊंचाई है जनाब। इसमें ये एयर ब्रीदिंग एनवायरनमेंट के लिए है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, सो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन होगा वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा, और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर जो ऑर्गेनिजम्स ऊंचाई पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो सी लेवल है उसके ऊपर तकरीबन जो प्रेशर बनता है वो 159 mmHg बनता है, और अगर जनाब आप 5800 मीटर अबव द सी लेवल चले गए हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो जनाब बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तकरीबन 80 mmHg। जैसे जैसे ये डाउन जाना शुरू कर देगा, माउंट एवरेस्ट की अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो उसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 50 mmHg रह जाता है। तो इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं पहाड़ों के ऊपर जो जाते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, और वहाँ से फिर वो गैसेस एक्सचेंज जनाब ना ऑक्सीजन लेते हैं और गैसेस एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है उसको करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं ना। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली मौत उनके ऊपर लाजम मलजूम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से ही तो फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना चलना है। रेस्पिरेशन एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, अगर इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ती है, जिसकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इनसे कम है। तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है ना वो भी चलेगा। लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को चलाने के लिए डिफ्यूजन जो कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ड्राइव होती है और वो इस तरह जनाब ने मेंटेन की जाती है। फिर जो एयर का मीडियम है वो बड़ा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। टेम्परेचर बड़ा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन अगर इंक्रीज़ करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर ये डिक्रीज़ करता है तो वो अपनी रेस्पायर अच्छे तरीके से करते हैं। अल्टीट्यूड फिजिकल फैक्टर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर ब्रीदिंग एनिमल के लिए, क्योंकि विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन द ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली गोज डाउन, और उसकी वजह से फिर गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म टफ हो जाएगा। आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट अडाप्टेशंस की बात करेंगे कि इन सारे चैलेंजेस को काउंटर करते हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह जनाब ना काउंटर किया है और कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।